लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और वन शॉट लेके। सो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स यहाँ पे इस वन शॉट में कवर है। इस वन शॉट लेक्चर के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है एंड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर से जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको ये पूरा वन शॉट बहुत ध्यान से देखना, सुनना और समझना है, ठीक है? चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ जो टर्म्स लिखी हुई ना, बहुत सी ऐसी जो आपको लगेगी तो बड़ी बेसिक सी है, नाम ही मैंने बेसिक टर्म्स दिया है। सो यहाँ पे कुछ लेकिन ऐसी भी हैं जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वो सब अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले लाइन सेगमेंट। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे मैंने ये बनाया, क्या बच्चे ये एक लाइन है। इफ आई से दिस इज अ लाइन तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये लाइन नहीं, ये लाइन सेगमेंट है। अब क्या फर्क है लाइन और लाइन सेगमेंट में? देखो, अगर मैं इसी को ऐसे बनाऊं, यहाँ पे मैं एरोज बना दूं। एरोज क्या दिखाते हैं कि ये अभी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। लेकिन जब हम एक लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो फिक्स होते हैं। सो यहाँ पे जब एंड पॉइंट्स फिक्स होंगे वो लाइन सेगमेंट होती है। जहाँ पे दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है वो हमारी लाइन होती है। आपको याद होगा जब हम छोटी क्लासेस में थे, कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन करते थे तो कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते थे जैसे स्टेप 1 लिखना है, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। नहीं, हमेशा हम क्या बोलते थे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर। क्योंकि जब हमने उसको बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर है, मतलब अब वो ना इधर बढ़ सकती है ना इधर, वो फिक्स हो गई। और जो फिक्स होती है वो लाइन सेगमेंट होती है एंड जो इधर उधर एक्सटेंड कर सकते हैं वो लाइन होती है, ठीक है? बेसिक सा था पर अब समझ में आ गया होगा। रे क्या होता है? रे होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और यहाँ पे एरो होता है, मतलब ये इस तरीके से बढ़ सकता है, ऐसे जैसे यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पे आप इसको नहीं एक्सटेंड कर सकते, लेकिन जहाँ पे एरो है उस तरफ को ये जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स बनाए, अब इन पॉइंट्स को देख के हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। मतलब अगर मैं एक लाइन बनाऊंगी ना तो ये तीनों पॉइंट्स उस लाइन पे आएंगे। सो जब पॉइंट्स हमारे स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। एंड इसी का ही उल्टा अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, जैसे एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये दूर दूर तक कोई स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं करे, तो ये पॉइंट्स, ये वाले जो हमारे पॉइंट्स है ये हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और जो एक स्ट्रेट उसमें लाई कर रहे हैं वो हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है? नेक्स्ट, अब एंगल क्या होता है? अगर हम उस पे जाने डेफिनेशन पे तो वो बोलते हैं कि 2 रे मिलके एंगल बनाते हैं। मतलब ये इस रे का फिक्स पॉइंट है, दोनों रे का फिक्स पॉइंट सेम है। जैसे एक रे का ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से निकली इस तरीके से, एक और रे है उसका फिक्स पॉइंट यही है, यहाँ से निकली, तो ये क्या बन गया? एंगल बन गया। इसी तरीके से इस तरीके से अगर बन रहा है, सो यहाँ पे फिक्स पॉइंट इधर आ गए, ये भी एक एंगल बन गया। सो 2 रे मिलके उनके जो फिक्स पॉइंट है वो एक कॉमन वर्टेक्स बनाते हैं, ठीक है? जो इनका ये पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जब उनका कॉमन वर्टेक्स होता है तो हम बोलते हैं ये एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? अब इस एंगल में वर्टेक्स मैंने बता दिया, जैसे ये पार्ट होता है। अच्छा, पूरा अगर बताऊँ मैं तो देखो, दिस पार्ट, ये जो इनका कॉमन फिक्स पार्ट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो हमारी होती है इनको हम बोलते हैं आर्म ऑफ एंगल। एंगल की आर्म होती है, रे नहीं बोलते। एक बार जब वो ऐसे बन गई तो ये एंगल बन गया, तो ये आर्म है और ये फिक्स पॉइंट हमारा वर्टेक्स है, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ एंगल बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल की जगह हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन मेजर ऑफ एंगल, ठीक है? अभी समझते हैं। देखो, एक तो हमारे पास एंगल्स की हम टाइप पढ़ रहे हैं जो कि किस पे बेस्ड है? मेजर ऑफ एंगल पे। जैसे आपको पता है अगर मैं एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊं, सो 90 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से। एंड इसको जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे सो ये हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल होता है, ठीक है? अब जो भी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, पहली बात तो वो बनते कैसे है? यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, वो एंगल्स इस तरीके से, जैसे ये एंगल हो गया और छोटा कर दो, ये एंगल हो गया, इस तरीके से। ये वाले जो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं?
एक्यूट एंगल्स। इसी तरीके से जो एंगल्स हमारे 90 डिग्री से बड़े होते हैं, बनते कैसे हैं, देखो ये हो गया हमारा बेस, ये होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से बड़ा इधर बनेगा, सो ये ऑब्ट्यूज एंगल इधर बन सकता है, अगेन ऑब्ट्यूज एंगल। फिर से ऐसे करोगे, जितने भी 90 डिग्री से इस तरफ को खुल रहे हैं ये सारे हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। कौन से होते हैं बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, बट वो एक बार जब रिवाइज कर लेते हैं ना सब रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। सो राइट एंगल 90 डिग्री से छोटे वाले एक्यूट, 90 से बड़े वाले ऑब्ट्यूज, ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोले तो यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, एक आर्म ऐसे एक आर्म ऐसे, तो ये क्या है, पूरा लेट गया भाई, ये क्या बन गया 180 डिग्री का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से यार एक हमारे पास होता है, जैसे मैंने यूं बनाया, अब अगर हम इसको ऐसे करें, अगर आप यहाँ पे मेजर करोगे तो शायद ये एक्यूट बनेगा, लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये वाला पार्ट मेजर करूं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जैसे ये स्ट्रेट था ना हमारा 180, अब ये स्ट्रेट से भी और आगे चली गई आर्म, ये पूरा एंगल, जब एंगल 180 डिग्री से भी बड़ा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम, रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 डिग्री से भी बड़े एंगल्स होते हैं, ठीक है। और एक लास्ट, जो ये पूरा एंगल अगर ऐसा हमारा कंप्लीट सर्कल बना ले इस तरीके से, सो ये क्या, यहाँ पे क्या है, इनकी जो ऐसे देखते हैं, यहाँ पे जो आर्म्स है ये एक के ऊपर एक आ गए और एंगल पूरा इस तरीके से सर्कल बन गया। सो ये हमारा होता है कंप्लीट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एंगल। एंड ये होता है 360 डिग्री का, ठीक है, सिंपल है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, राइट एंगल 90 डिग्री का, 90 से छोटे एक्यूट एंगल, देन 90 से बड़े ऑब्ट्यूज एंगल, फिर आता है स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का होता है, फिर आते हैं इससे बड़े एंगल जो कि होते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और एक हमारा पूरा अगर राउंड कंप्लीट हो गया तो वो होता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये सभी हमारे एंगल्स होते हैं। चलो वापस अब देखते हैं आगे और क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ एंगल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, देखो अगर दो एंगल्स को आपने प्लस किया, जैसे आपको एक ये एंगल दे रखा था लेट्स सपोज 30 डिग्री का, ठीक है, और एक ये एंगल दे रखा था 60 डिग्री का, ठीक है। ये दो एंगल्स थे आपके पास, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दूं तो ये है भाई 30 और ये है 60, तो कितना आया 90 डिग्री आया। अगर दो एंगल्स को ध्यान से समझना है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर दो एंगल्स को प्लस करके हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है तो ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 90 डिग्री होता है। जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। अभी जरूर नहीं है दो ही हो, मान लो ये ऐसे है भैया कि ये 20 है, ये हमारे पास 30 है, कितना हो गया 30 40 50 60 70 80 90, एक बना लिया हमने 40 का, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करो, क्या आएगा हमारे पास 4 5 6 7 8 9, अगेन 90 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स क्या हो गए, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री हो गए क्योंकि इनका सम जो है वो 90 डिग्री है। इसी तरीके से अगर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, अगर जो सम है 180 डिग्री का है, सो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। वो कौन से एंगल्स होते हैं बेटा, वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो याद रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सम मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, एंड सप्लीमेंट्री बोले तो सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट ये एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, देखो मैं इस तरीके से बना के दिखाती हूँ। मान लो मेरे पास एक एंगल इस तरीके से है, ठीक है, और यहीं पे ही एक एंगल मेरे पास इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। एक ये वाइट एंगल, एक ये येलो एंगल दिख रहा है, इसको नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये एंगल ए है और ये येलो वाला एंगल बी है। अब ये दोनों एंगल्स साथ साथ है तो इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। याद कैसे रहेगा कि इनकी जो आर्म है एक इनकी कॉमन आर्म होती है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन थी इस तरीके से, ठीक है। एक हमारा ये येलो वाला एंगल हो गया ऐसे और एक हमारा ये
व्हाइट वाला एंगल हो गया, इस तरीके से। सो दो एंगल्स बिल्कुल साथ में जिनकी एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, वो हमारे कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, चलो आगे अब ये सब चीजें यूज होंगी इसलिए याद करा रही हूं मैं। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम 6.1 है। एग्जाम याद है ना, कुछ जो हमारी जो चीजें हैं, जब हमने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा था वहां पे देखे थे कि कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं। सो if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। अब उन्होंने बोला कि if a ray stands on a line, so सबसे पहले लाइन की बात हुई है तो एक लाइन बना लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं इस लाइन के ऊपर अगर एक रे आती है, रे का क्या होता है यहाँ, आप इसको रे को ऐसे तो बना नहीं दोगे भाई, ऑब्वियसली उधर ही एक्सटेंड कर पाएगी। सो एक उसका फिक्स पॉइंट होता है, मान लो ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे ये रे आ गई। अब जैसे ही एक लाइन के ऊपर एक रे आएगी तो क्या होगा, ये दो एंगल्स बनाएगी। एक ये एंगल बनाया इसने और इसी तरीके से एक ये एंगल बनाया। ठीक है, दो एंगल्स बना दिए। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, आप देखो एडजेसेंट एंगल तो समझ आ गया ना, ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। अब देखो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर ये रे एक लाइन के ऊपर है, क्या मीन है ये, अगर ये लाइन है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, सो ये दो एंगल्स का जो सम है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, इट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। लेकिन कब होगा ये, ऐसा नहीं कि एक एंगल ये है एक एडजेसेंट एंगल ये है तो जी हमने कह दिया भाई दो एडजेसेंट एंगल है इनका सम 180 होगा। नहीं, कब होगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि हमें पता ना एक स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। सो जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। या इसको कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसे भी लिख देंगे कि वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री हमें पता ही है कि सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि उनका सम 180 होगा। ठीक है, अब इसी का ही कन्वर्स समझ लो 6.2 एग्जाम में, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म इज अ लाइन। कभी कभी ऐसा होगा कि यार आपको पता ही नहीं होगा कि ये लाइन है। सो ये कैसे पता चलेगा हमें, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है 180 डिग्री के, तो हम कह पाएंगे, जैसे मैं इसको नेम देती हूँ PQR। अच्छा, नेमिंग भी समझते हैं। जब हम एक लाइन को नेम देते हैं ना, जैसे मैंने लिया AB, सो हम इस तरीके से ऐसे कर देंगे कि ये लाइन है। इसी तरीके से PQ अगर एक लाइन सेगमेंट है तो उसके ऊपर इस तरीके से कर दिया। इसी तरीके से CD अगर एक रे है तो ऐसे कर दिया। बट ये तो तरीके हो गए उनके सिंबल्स दिखाने के। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो कोई भी ऐसे आजकल नहीं लिखता। हमें जैसे अगर लाइन मेंशन करनी है तो हम सिंपली कहते हैं लाइन L। इसी तरीके से कभी हम लाइन M बोल देते हैं, लाइन N बोल देते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो वापस इधर आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने अगर प्रूव किया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री का है, तो मतलब वो तभी पॉसिबल है जब ये PQR एक लाइन होगी। ठीक है, सो बेसिकली दोनों एग्जाम का मतलब ये था कि अगर आपको दे रखा है कि भाई एक लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, अगर ये लाइन है पक्का है तो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब लाइन तुम्हें नहीं पता लेकिन तुमने प्रूव कर दिया एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो मतलब वो लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे का कन्वर्स है ये। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, इस तरीके से दो लाइंस जब आपस में किसी एक पॉइंट पे कट करती हुई जाती हैं, सो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसी तरीके से नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं हमारी। नॉन इंटरसेक्टिंग बोले तो जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करी, जैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं ये और ये, तो क्या हम इसको नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे? नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है सिंस ये लाइन है, लाइन का मतलब क्या है, ये आगे एक्सटेंड हो सकती है और जैसे ही आगे एक्सटेंड होगी ये जाके इसको कट कर देगी। तो जब हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं मतलब हम पैरेलल लाइंस की बात कर ले। पैरेलल लाइंस किस तरीके से होती हैं, इस तरीके से। इनमें क्या होता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों लाइन, जैसे ये लाइन L है ये लाइन M है, तो L और M के बीच का इस लाइन को आप जितना भी एक्सटेंड कर लो, यहाँ पे क्या होगा, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम पैरेलल लाइंस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दीज आर कॉल्ड
पैरेलल लाइंस, ये होती हैं हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक पॉइंट पे कट करें, पैरेलल लाइंस जो कभी एक दूसरे को कट ना करें, ठीक है। आप इसी के ही बेस कुछ एंगल्स भी समझते हैं, जैसे इफ थ्योरम दे रखी है 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये होते क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? इस तरीके से दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, देखो ध्यान से, ये एक एंगल बन रहा है ना, इसी तरीके से यहाँ से ये और ये मिलके इस एंगल को बना रहे हैं। सो ये एंगल और ये एंगल आमने सामने है, सो दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, सो एंगल 1 हमेशा इक्वल होगा एंगल 2 के, मतलब अगर ये 30 डिग्री है सो ये भी 30 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये भी तो एक एंगल बन रहा है और ये भी एक एंगल बन रहा है, सो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। जैसे इसका नाम 3 और 4 है, सो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में आ गया। सो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अब एक और रूल है, क्या रूल है? जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, ये है लाइन L, एक तो मैं लाइन बोलती हूँ और लाइन सेगमेंट बना देती हूँ, ये एक लाइन है लाइन L, इसी तरीके से एक और लाइन है M, ठीक है। अब M के पैरेलल मैंने एक और लाइन बनाई जो कि मैंने बोला लाइन N जो है वो M के पैरेलल है। सो क्या केस था हमारे पास? पहले हमें पता था L पैरेलल है M के, सेकेंड केस में मैंने M के पैरेलल N को बना दिया। अब अगर ये M की अगर मैं बात करूं, सो L भी इसके पैरेलल है और N भी इसके पैरेलल है, तो दैट मीन्स ये L और N इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि L भी पैरेलल होगा N के। समझ रहे हो? वैसे में यहाँ पे दिख ही रहा है, क्योंकि अगर देखो इसको ना ऐसे समझो, L और M के बीच का डिस्टेंस सेम है, मान लो इसको मैंने मेजर किया 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब M और N, M से अगर कुछ पैरेलल बनाया, मतलब मान लो मैंने इसका डिस्टेंस देखा 3 सेंटीमीटर है, तो एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर इसका डिस्टेंस थ्रू आउट 3 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच 4 सेंटीमीटर है, सो इसके L और N के बीच में भी तो 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर थ्रू आउट चलता रहेगा, है ना। सो अगर थ्रू आउट उसके बीच में 7 सेंटीमीटर ही चलता रहेगा तो मतलब ये भी तो आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है। सो सिंपल सी कहानी ये है, अगर L पैरेलल है M के और फिर M आगे किसी और लाइन के पैरेलल है तो L भी उस लाइन के पैरेलल होगा। बिल्कुल चेप है कि भाई तू किसी के पैरेलल बनेगा तो मैं भी उसका पैरेलल होऊंगा, ठीक है। अब इसके लिए पूरी थ्योरम दे रखी है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सो लाइन्स जो कि सेम लाइन के पैरेलल है वो आपस में भी पैरेलल होगी। जैसे यहाँ पे N पैरेलल है M के, L भी पैरेलल है M के, तो वो आपस में भी पैरेलल होंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बुक में आपको बहुत जगह पे ऐसे नंबरिंग दिखेगा कि यार 6.2 आ गई, फिर थ्योरम 6.3 आ गई, फिर थ्योरम 6.6 आ गई सीधा। तो एक्चुअल में जब ये रैशनलाइज सिलेबस होना कि और भी बहुत थ्योरम्स थी इस चैप्टर में, सो काफ़ी चीज़ें कट ऑफ हो गई हैं, इसलिए नंबरिंग का इशू है, ठीक है। लेकिन आपका जैसे बुक में मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था कि आप कंफ्यूज हो कि यार ये हमारी बुक में क्यों नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंगल्स एंड ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल क्या होता है? ये हमारा पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनाई, ये एंड इस तरीके से ये बनाई, सो लाइन L इज पैरेलल टू M, और ये तो पता है ना ये इसका साइन होता है, ये मैंने बना दिया L पैरेलल टू M, ये साइन है, ठीक है। अब अगर कोई लाइन आती है जो इसको इस तरीके से कट करती हुई जाती है, सो ये जो लाइन है, जैसे इसका नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज O नाम दे दिया हमने इसको, सो O यहाँ पे क्या है? ये एक ट्रांसवर्सल है। सो जब पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब जब ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे पड़ती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। जैसे ये देखो, एक एंगल ये बन गया, ये एक एंगल बन गया, ये भी एंगल दिख रहे हैं ना, एंगल कैसे बन रहे हैं, ऐसे, ये एक एंगल बन गया, ये भी बन गया। यहाँ से देखोगे ये एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। सो यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स बने?
8 एंगल्स, 4 एंगल्स यहाँ, 4 एंगल्स यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ तो नई चीज पे जाए, पुराने ही देख लो। जैसे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक एंगल बन रहा है, इसी तरीके से ये एक एंगल बन रहा है। अब अगर सिर्फ इस पार्ट को ध्यान से देखें तो ये और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। सेम चीज यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, ठीक है, जो हम थ्योरम पढ़ के आए हैं। अब कुछ यहाँ पे नए एंगल्स पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखो एक ये आपके पास लाइन L है, एक आपके पास लाइन M है, ठीक है, सेम पोजीशन पे। याद रखना है कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है सेम पोजीशन, ऐसे याद रखोगे आप इसको। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बना रही हूँ, लाइन L थी ट्रांसवर्सल के यहाँ वाला एंगल, तो इधर कौन सा होगा, ये वाला, समझ रहे हो, ये एंगल ये एंगल। अगर आप L देखो, सिर्फ अभी क्या देखना है, लाइन L और ट्रांसवर्सल ये, तो एंगल इनका ये वाला बन रहा है। सी लाइन M ट्रांसवर्सल ये, तो एंगल ये। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सेम पोजीशन वाला था वो एंगल यहाँ पे मैंने मार्क किया है कॉरेस्पॉन्डिंग है। आप क्या है सिर्फ ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, नहीं, यहाँ से अगर मैं ये वाला एंगल देखूं सो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, बिल्कुल सही बात है। एंड अगर हम भाई ये वाला एंगल देखें सो ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। एंड अगर मैं ये वाला एंगल देखूं तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे ये है, सो यहाँ पे इस पोजीशन पे ये, तो ये दोनों सेम होंगे। वैसे तो कलर से आपको पता चल जाएगा, बट अगर हम लेट्स सपोज इसकी नंबरिंग कर ले, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मान लो मैंने नंबरिंग कर ली। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5, इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 6, इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 7, और इसी तरीके से लास्ट एंगल 4 एंड एंगल 8। सो ये सब क्या है, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये एंगल सिर्फ क्या पैरेलल लाइंस में बनेंगे। देखो अगर दो लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, दो ऐसे हैं, सो यहाँ पे भी मैं कह सकती हूँ भाई ये और ये जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी और ये जो लाइन है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको एक्सटेंड करूँ इसको एक्सटेंड करूँ तो ये इंटरसेक्ट कर लेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। लेकिन अगर केस ऐसा है कि ये L पैरेलल है M के, जैसे हमने यहाँ पे केस लिया था, तो अगर ये दो लाइंस जो हैं जिस पे ट्रांसवर्सल आ रही है, अगर वो लाइंस पैरेलल हैं, सो ये सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इक्वल मतलब 1 इक्वल होगा 5 के, 2 इक्वल होगा 6 के, 3 इक्वल होगा 7 के, 4 इक्वल होगा 8 के। कब, जब हमें पता होगा कि L पैरेलल है M के, या इसका वाइस वर्सा, क्या आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से और ये दे रखा है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है। अब सिंस हमें यहाँ पे दिख रहा है ये भी 30 है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम कह सकते हैं भैया क्योंकि यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, सो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होगी, ठीक है, समझ में आई ये बात। चलो अब वापस इधर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब फिर से एक बार फटाफट से फिगर बना लेते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। सो ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन और ये भी लाइन। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बच्चे, पहली बात तो इंटीरियर, तो यहाँ पे इनके अंदर वाले, ठीक है, बाहर वाले नहीं देखेंगे, सिर्फ अंदर वाले। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिख रहा है, ये क्रॉस में है, और इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल्स हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाम लिखते हैं इसके, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4। सो एंगल 1 एंड इसका ऑल्टरनेट कौन सा है, एंगल 4। इसी तरीके से एंगल 2 एंड इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है, एंगल 3। सो ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर से वही बात, अगर आपको दे रखा है कि ये दो लाइंस, जैसे यहाँ पे L और M, अगर L और M पैरेलल है, सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी
इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर अगर हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। अभी प्रूफ वाले क्वेश्चन में यही चीजें हम यूज करेंगे। एंड लास्ट वी हैव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोले तो देखो जरा, ये हमारे पास दो लाइंस हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। अब अगर हम एक तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखा, अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं, इसका ये ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग है, ध्यान से देखना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला सेम पोजीशन के हिसाब से देखें तो, और इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर का एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया इसका और इसका क्या रिश्ता है, सो भैया ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, इंटीरियर में भी और सेम साइड में भी, तो क्या मैं कह सकती हूँ सेम ये चीज ये भी है, ये और ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है, बिल्कुल। तो क्या ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं, नहीं। अगर आपकी ये लाइंस पैरेलल हैं सो हम कह सकते हैं कि ये एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अब भैया सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, सो वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जैसे नेमिंग करते हैं, ये है एंगल 1 2 3 4। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि सेम साइड पे कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 2, जब दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनको प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब ये आप सब कुछ समझ चुके हो। अब हम लास्ट एक बाइसेक्टर पढ़ लेते हैं और अब उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाइसेक्टर भी बहुत आसान है, देखो जरा, अगर मैं सिंपल सी बोलूँ यार ये एक लाइन सेगमेंट ही, ठीक है, मान लो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है ये 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से कट करते हुए गया और मैं बोल रही हूँ ये जो लाइन कट करते हुए जा रही है ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि वो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देगी, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, अब ये भी थी, टोटल 6 थी ना, तो जैसे ही वो आधा कट करेगी तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया बाइसेक्टर। इसी तरीके से अगर एक एंगल है, लेट्स सपोज ये एंगल है मेरे पास 70 डिग्री का, अब यहाँ से एक बाइसेक्टर आ गया, सो ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में काट देगा, मतलब पूरा एंगल अगर 70 है सो ये एंगल 35 और ये एंगल भी 35 हो जाएगा। सो बाइसेक्टर का काम क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में कट करना, ठीक है, क्लियर है। सो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले थोड़े ऑब्जेक्टिव जो हमारे एमसीक्यूज में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो करेंगे एंड धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। सो नाउ पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। पहला है इफ लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन देन एल इज पैरेलल टू एन। देखो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, एक लाइन है एल, ठीक है, ये लाइन एल हो गई, ये पैरेलल है लाइन एम की, ठीक है, लाइन एम की पैरेलल हो गई, एंड ये जो लाइन एम है ये पैरेलल है हमारी एन लाइन की, अभी हमने डिस्कस किया था। तो क्या ये एल और एन भी पैरेलल होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ए तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, ये टिक करने का मतलब ये नहीं कि इसका आंसर हो गया, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, हमें बताना है इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। बी पार्ट है सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, वो कह रहे हैं कि 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। अभी कहीं तो पढ़ा था हमने कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर हम सिंपल इस तरीके से ये और ये एंगल, ये भी 2 एडजेसेंट एंगल है, इनका सम तो 180 डिग्री नहीं होगा, ये तो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। देखो क्वेश्चन कभी भी ऐसा होना आपको लगे हाँ बी पार्ट में आंसर मिल गया खत्म करो, नहीं, हमेशा आगे की पार्ट्स भी पढ़ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी हो, ठीक है। तो सारे पार्ट्स पढ़ते हैं हम। सी पार्ट में क्या बोला है, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। सो क्या क्या बोला, ये जैसे एडजेसेंट एंगल है, कॉमन वर्टेक्स होता है इनका, ये रहा कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म होती है, और जो अनकॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है, वो ऑपोजिट, जैसे इसकी इस साइड पे, इसकी इस साइड पे। सो एडजेसेंट एंगल यही होते हैं, करेक्ट है। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी दी, बी पार्ट हमारा इनकरेक्ट था, तो ये हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा था। ठीक है, चलो बी पार्ट कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ एंगल्स विद मेजर x एंड y फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारा होता है बच्चे जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x और y ऐसे दो एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब x प्लस वाई 90 होगा, ये हमें पता है। देन एंगल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल फॉर्म अ सप्लीमेंट्री पेयर। अब इनमें से सप्लीमेंट्री पेयर कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री के बारे में हमें क्या पता है, सप्लीमेंट्री पेयर होता है जिसका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो आओ चेक करते हैं। ए पार्ट में क्या बोला है, x प्लस 47 एक ये एंगल है, और y प्लस 43 एक ये एंगल है। ठीक है, सो एक ये एंगल, इनको प्लस करके देखो क्या हमारे पास सम 180 आ रहा है। सो वी हैव x प्लस 47 प्लस y प्लस 43। अब इसमें x प्लस y, ये तो हमें पहले ही पता है 90 है, प्लस करो 7 8 9 10 एंड ये हो जाएगा 4 4 8 9, सो 90 प्लस 90 180 आ गया। सो मतलब होगा सप्लीमेंट्री, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर, लेकिन बाकी भी ट्राई करते ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। सो सेकंड पार्ट में बोला है एक एंगल है x माइनस 23 और दूसरा एंगल है y प्लस 23। अगर मैं इन सब एंगल्स को प्लस करूँ तो हो जाएगा x माइनस 23 प्लस y प्लस 23। तो माइनस 23 प्लस 23 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई तो हमें पता है 90 होता है। सो ये हमारा सप्लीमेंट्री नहीं है। इसी तरीके से सी पार्ट अगर हम देखें, आपको करने की जरूरत नहीं है सारे पार्ट, ठीक है, मैं बस आपको समझा रही हूँ। वैसे तो ये ओरली भी हो सकता है, सिंस मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं आपको कर करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सी पार्ट में है x माइनस 43 प्लस वाई माइनस 47 करके देखो ज़रा, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई तो 90 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये गया 7 8 9 10 एंड ये हो गया 4 4 8 9। सो 90 माइनस 90 ये तो 0 हो गया। तो मतलब इन सभी में से, और डी पार्ट क्या है, नो सच पेयर इज पॉसिबल। सो फर्स्ट हमने देखा पॉसिबल है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा क्योंकि फिगर वाला आगे ना, इसको जूम कर लेते हैं। चलो आप देखो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये जो लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, ये आपस में पैरेलल है। एंगल ओ एक्स बी ये एंगल 145 डिग्री का है, एंड ओ वाई सी ये एंगल 50 डिग्री का है। देन एक्स ओ वाई इज इक्वल टू, अब हमें ये निकालना है। अगेन बेटा देखो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं यही क्वेश्चन आपको 2 तरीके से करके दिखा सकती हूँ। अब यहाँ पे हमें इस वाले एंगल को बताना है। सो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ओ पॉइंट से अगर हम एक, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, अगर हम एक लाइन बनाएं जो कि पैरेलल हो इसके, एंड उसको हम इस तरीके से ओ पॉइंट से पास कराएं, रुको ज़रा। सो ये हमने लाइन बनाई, ये ओ पॉइंट से पास हो रही है ऐसे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सिंस हमने ए बी के यहाँ पैरेलल, ये आपको खुद करना है, इसमें पूरा कर लिख के नहीं दिखाना है क्योंकि ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से हमने देखा ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। सो ये 145 है, तो ये भी 145 हो जाएगा। अब हमें चाहिए तो ये वाला, मतलब इस एंगल को, एक सेकेंड रुको, इस वाले एंगल को हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया। एक ये वाला पार्ट निकाल लो, एक ये वाला पार्ट निकाल लो, आपको एंगल मिल जाएगा। अब ये 145 है, पूरा क्या होगा लीनियर पेयर से, इसको मैं नाम दे रही हूँ समझाने के लिए ए। सो हमें पता है 145 प्लस ए 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। सो ए हमारा एंगल आ जाएगा 180 माइनस 145। तो कितना हुआ, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 4, 5 6 7, सो ये आ गया 35 डिग्री, इतना पार्ट। ठीक है, और अगर मैं ये वाला बी वाला पार्ट देखूँ तो भैया यहाँ तो सिंपल है, ये लाइन इसके पैरेलल है,
ये ट्रांसवर्सल जा रही है, सो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बी हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री। सो ये हमारा हो गया 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब पूरा कितना होगा, पूरा जो एंगल हमें निकालना है एक्स ओ वाई, कितना होगा वो ए प्लस बी। ए कितना है, ए है हमारा, अभी निकाला था हमने 35 प्लस बी कितना है 50, दोनों को प्लस कर दो, ये आ गया 5 एंड ये आ गया 5 6 7 8। तो एंगल कितना आ गया 85 डिग्री का। अब एक तरीका ये था, अब इसी में ही इसको हटा देते हैं। लेट्स सपोज मेरे दिमाग में नहीं आया भाई कि यहाँ से ऐसे करके मैं इसके पैरेलल बना लूँ। मैंने सोचा कि अगर मुझे ये वाला एंगल बनाना है, क्यों ना मैं इसको स्ट्रेट आगे ले जाऊं। सो जब मैं इसको ऐसे, क्योंकि ट्रांसवर्सल है, इस तरीके से अगर मैं इसको स्ट्रेट लेके जाती हूँ, सो क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल मिल जाएगा इस तरीके से। एंड यहाँ से अगर हम देखें इस ट्रांसवर्सल का ये एंगल, अब इसको ऐसे देखना, ए बी पैरेलल है सी डी के और ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो अगर ये 145 है और ये एंगल मुझे नहीं पता, मैंने फिर से इसको नाम दे दिया ए। सो क्या होगा 145 प्लस ए 180 डिग्री होगा। रीजन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सप्लीमेंट्री होते हैं। सो ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 145, पहले भी आया था ना, कितना था 35 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एंगल हमारा 35 डिग्री हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें मेरे पास ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है भाई। सो ये जो हमें एंगल निकालना है, मतलब एक्स ओ वाई, क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो मतलब 35 प्लस 50 हो जाएगा, दैट विल बी 85 डिग्री। सो आपने देखा एक ही क्वेश्चन को हमने दो अलग तरीके से किया, लेकिन तब भी आंसर हमारा करेक्ट आ गया। सो इस चीज़ में कभी मत अड़ना कि यार मेरे को तो लग रहा था ऐसे ही होगा, मैम ने तो ऐसे करा दिया। नहीं, जो आपको लग रहा है वो भी करके देखना। हाँ, आप तुम्हें गलत लग रहा होगा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर इफ ए ओ सी इज 48 डिग्री, ए ओ सी बोले तो ये पूरा एंगल 48 डिग्री का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ये ए निकालना है। ऑल्सो ये एंगल भी दे रखा है, ये जो हमारा ए ओ ई है ये 26 है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है और यहाँ पे सारा खेल हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का है। बस कंफ्यूजिंग क्या है कि ये डबल डबल यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं। सो हम इसको ऐसे देखते हैं। पहले मैंने मान लिया ये डी सी लिया, ठीक है, ये हो गया भाई लाइन डी सी एंड इससे इंटरसेक्ट कर रही है हमारी लाइन ए बी। ठीक है, तो ये हमने ले लिया ए बी हो गया। तो ये एंगल दे रखा है ए ओ सी, इसका मतलब ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो ये एंगल और ये पूरा एंगल, देखो एक ही बात नहीं हो रही, पूरे एंगल की बात हो रही है। ये पूरा एंगल हमारा कितना हो गया 48 डिग्री। तो मुझे ए चाहिए लेकिन मेरे पास अभी पूरा एंगल आया। चलो अब सेकेंड पेयर देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो ए बी है, जो लाइन ए बी है, ये भैया इस ई एफ से भी तो इंटरसेक्ट हो रही है। सो ये हमारी ए बी हुई, ये इंटरसेक्ट हो रही है ई एफ से, और यहाँ पे हमें दे रखा है ए ओ ई, मतलब ये एंगल जो है 26 डिग्री का है। अब अगेन इसके सामने वाला ये एंगल, मतलब ई था ना, सॉरी, एफ ओ बी, कलर चेंज करती हूँ मैं, ये वाला एंगल जो है ये 26 डिग्री का है। अब समझो ज़रा, रेड वाला पूरा एंगल 48 डिग्री का है, ब्लू वाला इतना एंगल 26 का है। अगर मैं पूरे 48 में से 26 वाला हटा दूं तो बचा हुआ ए ही तो आएगा। सो देयरफॉर एंगल ए कितना हो जाएगा, पूरा एंगल हमारे पास 48 का है, उसमें से ये वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट हटा रहे हैं हम, 26 हटा देंगे, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, सो हमारा ए आ गया 22 डिग्री बी पार्ट। ठीक है, क्लियर है, सिर्फ वर्टिकल एंगल्स का खेल था। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऐसे समझते हैं यार ये इसके इक्वल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, हम एक गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान रखना है ऐसा नहीं करना। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि यार ये जो एंगल ए है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला पार्ट है, तो अब तब भी ऐसे आता कि ये पूरा एंगल 48 है, उसमें से 26 माइनस करो, ये वाला एंगल निकल आएगा और फिर एंगल ए इसका वर्टिकल है। अगेन मैंने बोला एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अब ये जो ए बी है पैरेलल है सी डी के, ठीक है, एंड पैरेलल टू ई एफ, और ई एफ के भी पैरेलल है, तो ये तीन लाइंस आपस में पैरेलल है। आगे क्या बोला है हमें, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू कौन सा है बच्चे, ये वाला, ठीक है, जरा ढंग से मार्क करते हैं, ये पी क्यू है और आर एस कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको लगेगा यार ये कैसे, ये और ये पैरेलल है, सिंपल बच्चे, लाइन है ना, इधर ये एक्सटेंड हो सकता है, इधर ये एक्सटेंड हो सकता है, हो गई पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो ये आपस में पैरेलल है। अभी हम जहाँ जहाँ जैसा जैसा रिक्वायर्ड होगा, जब एक्सटेंड करना होगा तो हम इसको एक्सटेंड भी कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें गिवन है आर क्यू डी, एंगल आर क्यू डी, ये एंगल 25 डिग्री गिवन है। सी क्यू पी, ये वाला एंगल सी क्यू पी, ये 60 डिग्री गिवन है। देन क्यू आर एस इज इक्वल टू, अब हमें एंगल क्यू आर एस निकालना है। ध्यान से अगर आप देखोगे ना बेटा, तो एंगल क्यू आर एस कौन सा है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है। लेकिन क्योंकि फिगर में आपको यहाँ पे x दिख जाएगा, तो 90% बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देंगे कि यार ये x निकालना होगा और x निकाल आएंगे, ठीक है। सो ध्यान रखना है क्या बोला गया है, क्या निकालने को कहा है, हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। बट ये जो x दिया है इसका भी कुछ काम तो होगा। सो अब थोड़ा इनके आपस में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सो एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल भी 60 होगा, दिख रहा है यहाँ पे। देखो मैं आप अलग अलग कलर से ना इसको पहले तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे, देखो अगर मैं इस तरीके से देखूं कि भैया एक मेरे पास ये लाइन है और एक मेरे पास ये लाइन है। सो जो ये रेड से मार्क करें, क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, बिल्कुल है। सो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो देयरफॉर मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा x प्लस 25 होगा, ये किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री की, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अभी हम पूरा पूरा नहीं लिख रहे कि एंगल सी क्यू पी इक्वल होगा एम क्यू डी के, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर करेक्ट लेके आना है और टिक करना है, ठीक है। सो ये एंगल्स हैं। x कितना हो गया हमारा, 60 माइनस 25, देयरफॉर x हमारा हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 5 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 35 डिग्री। तो x आ गया हमारे पास 35 डिग्री का, ठीक है। अब ये 35 डिग्री है, बट इस x से हम इस एंगल तक कैसे पहुंचेंगे, कहाँ इनके बीच रिलेशन बन सकता है, जो हमें दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रही, दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बताया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ, जैसे एस आर को मैं यहाँ पे ऐसे ले गई और ये पी क्यू को हम इस तरीके से ले गए, ठीक है, ध्यान से देखना। सो ये अब हम कह सकते हैं ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर बच्चे ये जो है ये ट्रांसवर्सल जा रही है, जो भी लाइन को ऐसे क्रॉस करता हुआ जा रहा है ट्रांसवर्सल है। अब क्या ये बनने के बाद आपको दिख रहा है इनके बीच का कोई रिलेशन, ऐसे समझो पैरेलल लाइन अगर इस तरीके से है तो हम क्या बोलते हैं, ये दो एंगल्स हो या ये वाले एंगल्स हो, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं इनको हम, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम इसी तरीके से अगर, अब हमेशा यूजली हम ऐसे बनाते हैं, पैरेलल लाइंस को हमने इस तरीके से खड़ा कर दिया और ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, तो तब भी तो ये दोनों एंगल्स और ये वाला एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाले हो गए। सो देयरफॉर x प्लस ये वाला एंगल जो हमें निकालना है क्यू आर एस, सो मैं कह सकती हूँ भाई x प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल होगा 180 डिग्री की। क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो यहाँ से अगर x तो हमारे पास है 35 डिग्री प्लस ये हो गया एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एंगल क्यू आर एस हमारा हो जाएगा 180 माइनस 35। सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 माइनस करो 3, 4 5 6 7, ये आ गया 4 एंड 1। सो हमारे पास आंसर आ गया 145 डिग्री। सो सी पार्ट हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नाउ इन फिगर इफ AE इज पैरेलल टू DC, अब ये AE जो है हमारा, ये AE मतलब ये पूरा ही हो गया पैरेलल है किसके, DC के, मतलब इसके पैरेलल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और हमें क्या कहा है कि ये जो AB है ये इक्वल है AC के। और हमेशा याद रखना, अगर एक ट्राइंगल में इस तरीके से दो साइड्स
इक्वल दे रखी है तो उनके ऑपोजिट, जैसे इसकी साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल्स है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे हमें याद रखना है कि इसका मतलब हो गया, इसको हटा देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा यहाँ से हमने ये देखा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। फाइंड क्या करना है हमें, ए बी डी, ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो देखो ये दोनों पैरेलल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं है, सीधा है। ये हमारी दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल दे रखा है। हमेशा आपको ये देखना है कि भैया ये जो एंगल दे रखा है इसका बाकी से किससे रिलेशन बन सकता है। सो अगर हम देखें ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इधर कौन सा एंगल है ये। सो एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब अगर ये 70 डिग्री का, और हमें पहले ही पता है कि एंगल भी, अभी अंदर वाले एंगल्स की बात कर रही हूँ, इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू सेम साइड आर इक्वल। सो देयरफॉर हमारा ये भी 70 आ गया। अब ये एंगल, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, मतलब लीनियर पेयर बनाएंगे। सो अगर मैं इसको एंगल 1 नेम दे दूँ तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल 1 हो गया 180 माइनस 70 डिग्री। सो ये हो गया, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 7 गया 1, और ये एंगल 1 हमारे पास आ गया 110 डिग्री। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं घुमाए फिरा के, कुछ होते हैं सीधे होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा दिमाग लाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी चीज़ हमें दे रखी है, खासकर अगर क्वेश्चन में एक ही चीज़ दे रखी है, सो हमें देखना है क्या इसका कोई वर्टिकल ऑपोजिट है, इसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट, कहाँ से ये लिंक बना सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एमसीक्यू वाले हो गया, प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर BA इज पैरेलल टू ED। ये जो हमारा BA है, ये जो है दिस इज पैरेलल टू ED, ये ED के पैरेलल है, एंड साथ में क्या बोला है, BC इज पैरेलल टू EF। सो यहाँ पे बेसिकली दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है हमारे पास। हमें प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू शो दैट ABC, एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल DEF मतलब ये वाला एंगल, सो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता था, शो दैट एंगल ABC एंड DEF आर सप्लीमेंट्री, तब भी मतलब ये होता है कि उनका सम 180 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फिगर है ना, वैसे ही मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। ये हो गया हमारा ABC, और इसी के ही साथ यहाँ पे हम बना लेते हैं EF और साथ में D। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, सिंपली सिर्फ जैसे, क्योंकि लाइन है भाई, लाइन तो एरोज हैं, आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो। सो इसको मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर रही हूँ, ऐसे यहाँ से भी इसको कर दिया और इसको भी कर दिया। तो भैया ये पार्ट अगर इसके पैरेलल है, सिंपल सी चीज़ देखो, अगर ये इसके पैरेलल है, अब भैया अगर मैं लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ तो ये पूरा भी तो आपस में पैरेलल ही रहेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये और ये पैरेलल है। इसी तरीके से इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया, रुको कलर चेंज करते हैं, और ये हम यहाँ ले गए, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो भैया हम ये कह सकते हैं ये पूरा पार्ट इसके पैरेलल होगा। अब हमें एंगल्स कौन से प्रूव करने हैं, हमें प्रूव करना है ये एंगल प्लस ये एंगल, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 एंगल 2। सो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो एंगल 1 और 2 के बीच में, चाहे आप इन पैरेलल लाइंस को देख लो, ये ट्रांसवर्सल देख लो, या ये वाली पैरेलल लाइन देख लो, ये ट्रांसवर्सल देख लो, तो हमें डायरेक्ट एंगल 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं ये एंगल 1 देखूं और अगर मैं ये कहूँ, देखो ध्यान से देखना, ये और ये पैरेलल है और ये मेरी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। सो भैया ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल सेम साइड पे। मतलब जैसे अगर मैं इस एंगल की बात करूं, क्योंकि ट्रांसवर्सल मैंने ये लिए, सो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसको मैं नाम देती हूँ एंगल 3। सो यहाँ पे और पूरा ढंग से मेंशन करेंगे, हमने ट्रांसवर्सल कौन सी ली है, BC ट्रांसवर्सल ली है। सो BA पैरेलल टू ED, BA पैरेलल है ED की, क्योंकि अभी ये वो वाले नहीं रहे जिसमें हमें टिक करना है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। BA पैरेलल है ED के, ये जो हमारा BA है
दिस इज पैरेलल टू ED एंड ट्रांसवर्सल क्या लिया है हमने, BC। तो यहाँ मेंशन करेंगे BC इज दी ट्रांसवर्सल, BC हमारा ट्रांसवर्सल है। अब भाई ये एंगल 1 और एंगल 3 सप्लीमेंट्री होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगे। रीजन मेंशन करेंगे, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इसीलिए ये इक्वल है 180 डिग्री के। पर प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना था। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, क्या हमें इस एंगल 3 और एंगल 2 के बीच में रिलेशन दिख रहा है? अगर मैं कलर चेंज करके समझाती हूँ, अगर मैं इसको और इसको पैरेलल, ये तो है ही ना, हमें पता ही है। एक सेकेंड, दिस लाइन एंड दिस, ये तो हमारा पैरेलल ही है। लिख के दिखाती हूँ मैं कौन सी लाइंस कह रही हूँ मैं। ये हमारा कौन सा बनेगा, EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ये हमारा पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल क्या हो गया, ED इज ट्रांसवर्सल। तो इसको समझने की कोशिश करो, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। सो ये एंगल और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ED ट्रांसवर्सल। सो हमारा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक ही समझ में आ गया। अब भाई सीधी सी बात है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, और हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 3 और 2 बराबर है। सो एंगल 3 की जगह आई कैन राइट एंगल 2 इक्वल हो गया ये 180 डिग्री के। सो देयरफॉर जो हमें प्रूव करना था वो आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, अब इसको ठीक से लिख देना कि एंगल ABC प्लस एंगल DEF इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। POQ मतलब ये जो नीचे दे रखी है लाइन। अब ये क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर कहाँ होता है, सिर्फ जब एक लाइन होती है। तो ये इनडायरेक्टली आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये लाइन है, तो दैट मीन्स ये पूरा भी 90 डिग्री को, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाएगा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन को पढ़ना उसमें बीच बीच में क्या क्या चीजें समझाना चाह रहे हैं, वरना वो क्यों स्पेशल लिखा उन्होंने कि ये एक लाइन है, समझ रहे हो। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब चलो आगे पढ़ते हैं। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अब ये जो हमारी रे आई है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू, ये रे हमारी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। ठीक है, OP और OR के बीच में एक ये रे है। ठीक है, ये दे रखा है। नाउ प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, ध्यान से एंगल्स देखना। हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, आपको प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS मतलब ये पूरा एंगल, एंड माइनस POS कौन सा है, ये वाला एंगल। अब काफी 3 अलग अलग एंगल्स की बात हो रही है। सो इस टाइप की क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, है आपके NCERT का, बट एज इट इज ये क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझना है। इजी, अगर आप देखो इस टाइप का ना क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा ना, देखते ही समझ आ जाएगा यार ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है। सो जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप वैसे करोगे ना, गिनती के 3-4 स्टेप्स में ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेट सा कर रखा है, 3 एंगल्स की बात हुई है, ROS, QOS और POS, 3 एंगल्स की बात हुई है। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है प्रूफ करने को कि ROS इक्वल है किसी चीज के, ठीक है, तो हम ROS को पहले QOS की टर्म्स में लिखेंगे, फिर POS की टर्म्स में लिखेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगल ROS। सो एंगल ROS, ध्यान से देखना बच्चे, एंगल ROS कौन सा है, ये वाला, कलर चेंज करते हैं जरा, इस वाला, ये जो ब्लू एंगल है ये। अब अगर मैं देखूं कि इसका QOS के साथ कुछ रिलेशन बन सकता है, QOS है हमारा ये बड़े वाला। सो यहाँ पे ऐसे देखो,
इस तरीके से। सो ये एक बड़ा वाला एंगल है और ये छोटा वाला। सो यहाँ पे रिलेशन ये बन सकता है, अगर मैं इस पूरे एंगल में से, ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि भैया इस पूरा एंगल क्या है, SOQ। सो SOQ, या अगर हम इसकी टर्म्स में लिखे तो QOS, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो तो हम ऐसे ही लिखते हैं QOS। इस पूरे QOS में से इतना पार्ट हटा दो, इतना पार्ट क्या है, ROQ, या हमें दिख ही रहा है 90 डिग्री है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -90 डिग्री। सो हमने देखा एंगल ROS को हमने QOS की टर्म्स में लिख दिया। अब जरा आगे चल के देखते हैं कि क्या, इसको हटा देते हैं, हम इस एंगल ROS को, इस एंगल ROS, बच्चा अभी ना समझने पे ध्यान देखना, ये मत सोचना कि इसको लिखना कैसे, समझो पहले इस चीज को। एंगल ROS, फिर से भाई ये छोटे वाले एंगल को हम POS के साथ कोई रिलेशन में लिख सकते हैं, इस रेड वाले एंगल के साथ। तो ये छोटा वाला एंगल, और हम देख रहे हैं कि भैया इसके साथ अगर हम ये जो हमारा एंगल है इसके साथ कुछ रिलेशन में लिख सके। सो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल, इसको जब मैं प्लस करूँगी, मैं ये जरा रब कर रही हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इस एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करूँ तो ये पूरा एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री का। भाई जब ये लाइन है यहाँ पे, पहली बात तो परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ ही 90 डिग्री बनेगा। दूसरी चीज कि अगर ये लाइन है, ये रे है, तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर के हिसाब से भी 180 के बराबर होंगे। एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा, तभी तो 180 बनेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी रीजन लेना, लेकिन ये पता चल गया कि ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एंगल ROS प्लस करें अगर हम एंगल POS, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यहाँ तक समझ में आया। सो ROS अगर मुझे लिखना है सो मैं इसको लिख सकती हूँ 90 माइनस POS। तो अब मैंने क्या किया बेटा, इसको हटा रही हूँ मैं। अब यहाँ पे हमने ये किया कि हमने एंगल ROS को, इस एंगल को इसकी टर्म्स में भी लिख लिया, इसकी टर्म्स में भी लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आता है कि ROS इसके इक्वल भी है, ROS इसके इक्वल भी है, दोनों को इक्वल रख दो। अगर हम इसको और इसको दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल रख देंगे तो ROS तो उड़ ही जाएगा। क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसमें तो हमें ROS भी चाहिए। सो हम बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये जो 90 है ये तो मुझे नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे, वी विल एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देंगे। अब जरा देखो ये क्या होगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल होगा एंगल QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस POS। क्या किया हमने, इक्वेशंस को प्लस किया। जब भी इक्वेशंस को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा, राइट हैंड साइड में प्लस होगा। सो इस केस में क्या होगा, अब एंगल ROS प्लस एंगल डबल हो गया ये, सो ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का 90 प्लस का 90 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, QOS माइनस POS। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो एंगल ROS इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ QOS माइनस POS। अब आप चेक कर लो, क्या यही हमें प्रूफ नहीं करना था, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। बस यहाँ पे एंगल्स लिख लेना, ये एंगल्स है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, ROS को इसकी टर्म्स में, फिर ROS को इसकी टर्म्स में लिख लोगे एंड देन हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। इस टाइप की क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी बार बार ऐसे क्वेश्चंस करोगे, उतना ही आपको ज़्यादा इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, C की और D की, ये सारी चीजें हमें निकालनी है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हमें फिगर में क्या दिख रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो उसकी हेल्प से लेते हैं, और उससे भी सिंपल अगर हम पहले ही देखें, सो ये और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल। सो मैं सिंपली कह सकती हूँ कि एंगल ए इक्वल होगा 50 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, ये लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, सो एंगल सी और एंगल बी, ये भी क्या हुए? हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं कह सकती हूँ एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। अगेन ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, बट वैल्यू तो ना बी की है ना सी की है। तो देखो जरा यहाँ पे, अगर हम इसको देखें, ये पैरेलल है इसके और ये हमारी लाइन ट्रांसवर्सल है। तो बच्चे ये एंगल और ये एंगल ध्यान से देखो, दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कुछ ऐसे मेंशन करते हैं कि ए सी के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, आपको साथ साथ ये बताना है। क्यों भाई? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड लाइन एल जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, उसके बाद आप ये चीज मेंशन करोगे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो ए कितना था? 50 डिग्री। सो एंगल सी भी हमारा 50 डिग्री हो गया, और हम पहले ही बोल चुके हैं कि एंगल सी और बी इक्वल है, सो वो भी 50 डिग्री हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे ए बी सी निकल गया, हमारे पास बचा डी। अब अगर हम डी देखें, सो यहाँ पे ये और ये अगर पैरेलल के हिसाब से देखो कि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल किसके इक्वल होगा? यहाँ पे अगर ये पैरेलल है, रुको मैं इसमें ऐसे बताती हूँ, कभी कभी ना मैं फिगर में समझ नहीं आता, खुद भी जब क्वेश्चन कर रहे हो ना अलग से बनाने लगा कि ये दो लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, अभी हम इस एंगल को डिस्कस करें, तो ये एंगल या तो इसके इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एंगल इसके तो डेफिनेटली इक्वल है ही, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और अगर हम ध्यान से देखें तो और क्या हो सकता है? कॉरेस्पॉन्डिंग ही बन सकता है, क्योंकि बाहर की तरफ है तो भैया ऑल्टरनेट इंटीरियर तो बन नहीं सकता। सो ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है या ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है। सो या तो हम ये एंगल निकाल लें या हम ये एंगल निकाल लें। सो अब देखो यहाँ पे दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप लीनियर पेयर से ये पूरा है इस एंगल को निकाल लो, अदरवाइज अगर लीनियर पेयर पे नहीं जाना चाहते तो भी देखो जरा, ये जो एंगल 50 है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे इजी लगेगा, ये जो एंगल 50 है और ये वाला जो एंगल है, मतलब ये एंगल 50 और ये वाला एंगल, ये क्या है? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर से वही सब लिखेंगे, ये वाली लाइन लिख देना कि ए बी पैरेलल है सी डी के, एल इज द ट्रांसवर्सल। सो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो, इसको मैं नाम दे दूं, लेट्स कॉल दिस 1, इसको एंगल 1 दे दिया। एंगल 1 इक्वल होगा 50 डिग्री के। क्यों? क्योंकि सॉरी, एंगल 1 50 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे ये एंगल्स हैं। ठीक है, क्लियर है? सो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री के। सो ये हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 माइनस किया 3 और ये आ गया 1। तो एंगल 1 आ गया हमारे पास 130 डिग्री। लेकिन एंगल 1 नहीं निकालना, एंगल 1 किसके इक्वल है? इस पूरे के। ये गलती मत करना कि एंगल 1 डी के इक्वल है, नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये और ये अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसके, तो मतलब 55 प्लस डी इक्वल होगा 130 डिग्री के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अब यहाँ से फटाफट निकाल सकते हैं हम, डी कितना हो जाएगा? 130 माइनस 55। सो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 12। सो 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास डी 75 डिग्री। ठीक है, सो हमें निकालना था ए बी सी, ये तो तीनों 50 डिग्री है, डी हमारा 75 डिग्री। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का ले लेते हैं कि भैया केस बेस्ड स्टडी का इस चैप्टर में से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वेश्चन सेज मैथ्स टीचर ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ए बी शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड एज पर द फॉलोइंग फिगर। सो उन्होंने सबसे पहले ये लाइन जो ए बी है इसको ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? नाउ ही टोल्ड टू ड्रॉ अनदर वन लाइन सी डी एज इन द फिगर। सो यहाँ से फिर उन्होंने सी डी बनाने को बोला। उसके बाद द टीचर टोल्ड अजय टू मार्क एंगल ए ओ डी, इस एंगल को मार्क किया 2z। देन सूरज वॉज टोल्ड टू मार्क एंगल ए ओ सी को 4y मार्क किया। देन क्लेव मेड एन एंगल सी ओ ई, फिर एक एंगल सी ओ ई बनाया गया 60 डिग्री का।
पीटर मार्क्ड BOE एज y एंड इस वाले को एंगल BOE को, सॉरी किसको, BOE को y मार्क किया और BOD को x मार्क किया। ठीक है, ये बस आपको क्योंकि केस बेस्ड स्टडी का है ना, सो बेसिकली ये फिगर ही है, लेकिन सिर्फ ये कहानी पूरी ऐसे बना के दे रखी है। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और लास्ट में ये निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली आप x y z की वैल्यू दे दो, लास्ट में जो गिवन है x प्लस 2z, सारी x y z की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या लग रहा है हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से, देखो ये और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट, सो हम कह सकते हैं x इक्वल है 4y के। ठीक इसी तरीके से ये वाला जो पूरा एंगल है ये इक्वल होगा इसके, तो हम कह सकते हैं 60 प्लस y इक्वल होगा 2z के। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इन दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लगाने के बाद भी हमारे पास तो x y z तीनों ही नहीं है। सो दैट मीन्स उसके लिए कोई एक चीज़ निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। वर्टिकली ये तो तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास ना तो x है, ना y है, ना z है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो ये जो COD है, अगर हम इसको देखें क्या ये एक लाइन है, यस, सो मतलब ये तीन एंगल मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारा 180 डिग्री लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं x प्लस वाई प्लस 60 इक्वल लीनियर पेयर के, बट प्रॉब्लम वही है, ना तो x है ना तो y है, मतलब ये हमारे किसी काम नहीं आएगा, हटा दो इसको। और कौन सी लाइन है, और हमारे पास लाइन है AOB अगर हम देखें सो ये पूरा भी लीनियर है। अब सिंस ये अलग से दे भी रखा था कि टीचर ने AB लाइन बनाई है, नाउ सिंस AOB इज अ लाइन, ये हमारी एक लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों एंगल्स मिलके, कौन से तीन एंगल्स, 4y प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल होगा 180 डिग्री के लिए, क्यों मेंशन करेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, सो यहाँ से अब ये निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो जो वेरिएबल्स है दोनों ही y है। अब सिंस ये 4y है, ये 1y है, कुछ नहीं है तो मतलब 1/4 प्लस 1 ये हो गया 5y इक्वल्स टू 180 माइनस, यहाँ पे प्लस का था, इधर आके माइनस का 60 हो गया, सो ये आ गया 5y इक्वल्स टू 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, सो ये आ गया 120, y की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन में 5, सो y इक्वल्स टू आ गया 5 2 10 एंड 20 आता है 4 पे, तो y की वैल्यू आ गई 24। अब एक चीज़ अगर हमारे पास आ गई, इसको हटा लेते हैं। सो एक चीज़ अगर आपके पास आ गई, यहाँ से आप बाकी सब निकाल सकते हो। जैसे हमें पता है x इक्वल है 4y के, सो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई अभी हमने निकाला 24, सो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, देन 4 2 ज़ा 8 9, ये आ गया 96, तो x की वैल्यू भी आ गई 96। अब बच्चा z, वैसे तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे आपको y की वैल्यू निकालनी थी, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, अगला आपको x प्लस 2z प्लस 4y निकालना है, लेकिन इसके लिए भी आपको z की वैल्यू तो चाहिए होगी। सो देखो z हमारे पास कहाँ है, ये रहा, ये हमने पहले ही देखा था, इसमें हमने यहाँ लिखा था ना, ये रहा 60 प्लस वाई इक्वल है 2z के, सो इसको भी ले चलते हैं यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 60 प्लस वाई कितना है 24 इक्वल है 2 इंटू जेड, सो ये हो गया 4 देन 6 7 8 एंड 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा z के, सो ये आ गया 42, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 42 डिग्री। ठीक है, अब x y z तीनों है, सो हमारा जो ये पार्ट दे रखा है इसको निकाल लेते हैं। वी हैव x प्लस 2z प्लस 4y, सो ये हो जाएगा x कितना है 96 प्लस 2z कितना था, 2z था हमारा 84 प्लस 4y भी निकाला था, 4y बेसिकली हमारा x ही तो था, सो कितना है 96, सो ये हो गया 96, तो ये आ गया जी 6 6 12 13 14 15 16 एंड दिस इज 9 10 8 19 then 20 27 276, तो लास्ट जो हमसे पूछा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 276। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ
इस चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट होता है। लेकिन कोई भी चैप्टर वन शॉट देखने के बाद ये मत सोचा करो कि हाँ हमने 1 या 2 घंटे की वीडियो देख लिया, पूरा चैप्टर हमारा हो गया, मतलब आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए। लेकिन जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, एंड उसमें इंक्लूड होता है एनसीईआरटी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस, हाई लेवल के क्वेश्चंस करने के चक्कर में एनसीईआरटी ही भूल जाते हैं। तो चैनल पे सभी एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज का एवरी क्वेश्चन, एवरी एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन आपके पास वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है। चैनल पे आपको जाना है, सर्च करना है चैनल पे, या आप नॉर्मल चैप्टर का नाम लिखो, साथ में मेरा नाम लिख देना है, चैनल का नेम लिख देना, आपको वीडियोस वो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट डाल देंगे, ठीक है। सो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को लाइटली नहीं लेना, ठीक है। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू वन शॉट। टेक केयर एंड बाय।